हेलो गाइस, आज जो है हम क्लासिकल फिजिक्स में यानी फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और फिर उसमें जो है क्वांटम फिजिक्स कैसे आई या ओरिजिन, आज इस पर डिस्कस करते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ तक अप्लीकेबल थी, किन किन बॉडीज़ पर, किन किन टर्म्स पर जो है वो अप्लीकेबल थी। अगर हम इनिशियली फिजिक्स की बात करें, एलिमेंट्री फिजिक्स की, तो क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पर, ऑप्टिक्स, वेव नेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम वेव नेचर पे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, है ना। ये सभी की सभी ब्रांचेस थी, सक्सेसफुली एक्सप्लेन हुई, लेकिन कुछ ऐसी फिनोमेनाज आई जिसकी वजह से ये क्लासिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म थ्योरी से उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है। एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे पहले थ्योरी जो निकल कर आई थी, कि अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में शॉर्टर वेवलेंथ भी मिली, लॉन्गर वेवलेंथ मिली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आया, है ना, कॉम्पटन इफेक्ट आया। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, फिनोमेना थी जो एक्सप्लेन करने में ये ब्रांचेस फेल हो गई, है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ तक अप्लीकेबल थी, फिर इसके बाद हम फेलियर पे बात करते हैं ना। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स ये हेडिंग है, क्लासिकल थ्योरी डिपेंड्स ऑन न्यूटन्स लॉ। क्लासिकल फिजिक्स किस पर डिपेंड थी? न्यूटन्स लॉ पे। लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ इनका था, सेकंड लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आज भी ये किन किन बॉडी पर अप्लीकेबल है? सेलेस्टियल बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, टेरेस्ट्रियल बॉडीज एंड नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड वर सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स से हमने सेलेस्टियल बॉडी, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, टेरेस्ट्रियल बॉडीज और नॉन रिलेटिविस्टिक्स स्पीड पर आज भी क्लासिकल फिजिक्स और अप टू 1900 ईयर तक ये अप्लीकेबल थी। अगर हम बात करें सेलेस्टियल बॉडी में, तो सन, प्लैनेट, मून, कैप्लर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा, सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन था उसका। अगर हम इनकी बात करें मैक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें, जिनको हम नेट आइज से देख सकते हैं, जैसे कि रूम में जितनी भी चीजें आपकी हैं, हम कार की बात कर सकते हैं, बाइक की बात कर सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, टेबल, पेपर, सीट, ये सभी जो है मैक्रोस्कोपिक में फॉलो कर रही थी, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स से इनका एक्सप्लेनेशन था। अगर हम माइक्रोस्कोपिक की बात करें, जिनका ऑर्डर है 10 की पावर, ऑर्डर इनका था 10 की पावर -6 मीटर, यानी ये हमें नेक्ड आई से दिख तो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी इनकी स्टडी करी जा सकती थी इजी वे से, और जैसे हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप थे उनसे भी उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी बॉडीज के लिए अगर हम बात करें तो ये भी क्लासिकल फिजिक्स से सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन था। अब हम टेरेस्ट्रियल बॉडी करें, जो भी हमें दिख रहा है ना, उन सभी के लिए ये अप्लीकेबल थे। और नॉन रिलेटिविस्टिक की अगर हम बात करें स्पीड की, जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम, यानी कि अगर हम बहुत कम का मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 10 की पावर 8, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अब इससे बहुत कम का मतलब ये है कि 1000 2000, यानी कि यहाँ पर इसकी कंपेयर में लाइट स्पीड से इसकी जो बॉडी की जो हम स्पीड लें वो क्या हो, मच स्मॉलर देन हो। वहां पर भी क्लासिकल फिजिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही थी। और ये ब्रांचेस थी, इन ब्रांचेस के थ्रू भी इन बॉडीज का एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुली हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां से आई है ये हम देखते हैं। अब तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जैसे बताया कि क्लासिकल फिजिक्स में जो है किस तरीके से किन किन बॉडियों के लिए एप्लीकेबल था। अब क्लासिकल फिजिक्स कहाँ से फेल हुई, हम क्लासिकल फिजिक्स बोलें या क्लासिकल मैकेनिक्स बोलें या एलिमेंट्री फिजिक्स बोलें, ये सब मीन्स एक ही है। तो देखिए यहाँ पर फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख के आ जाता है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो मीन्स एक ही, चाहे फेलियर बोले चाहे इनएडिक्वेसी हो, ठीक है ना। अब देखिए क्लासिकल फिजिक्स किन किन के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, या किन किन एटम वर्ड निकल आया, लेकिन किन किन फिनोमेना के लिए एप्लीकेबल नहीं हुई। तो सबसे पहले जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन के या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात आई सामने, तो वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना रिलेटिव टू एटॉमिक मॉडल। अब एटॉमिक मॉडल की बात करें, एटॉमिक रेडियस के अंदर, जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इनके बीच में इंटरेक्शन की बात आती है कि इंटरेक्शन कैसा है, तो ये नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, इसके बारे में भी नहीं बता पाए। क्लासिकल मैकेनिक्स यहां पर फेल हो गई, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। चूंकि एटम की रेडियस जो है 10⁹ टू 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की थी। फिर अब इतने ऑर्डर पर, इस ऑर्डर पे एटम की स्टेबिलिटी चेक करनी थी। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड राउंड लगा रहा, और इस तरीके से ये राउंड लगाते हुए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब ये कैसे गिर जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग बॉडी होगी, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि वो वर्क होगा, एनर्जी लॉस करेगी, यानी रेडिएशन करेगी। तो रेडिएशन के केस में क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस होती चली जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो यानी इसके हिसाब से एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स के। तो देखिए ये चीज लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट स्टेबल। क्लासिकल मैकेनिक के अकॉर्डिंग मतलब एटम स्टेबल नहीं है। अब अगले स्टेप पे बात करते हैं, द स्पेसिफिक हीट वेरिएशन विद टेम्परेचर वाज नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। यहां हमने शॉर्ट में लिखा है, सीएम का मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स से जब टेम्परेचर वैरी की बात करते हैं यहां पर, तो देखिए गैस के लिए खास तौर से बात की गई यहां पर कि जैसे जैसे लो टेम्परेचर लेते चले जाते हैं, उस जगह पर क्या हो जाता है कि ये वेरी कर जाती। अब वेरिएशन कैसे, हीलियम के लिए अगर ले लें तो टेम्परेचर क्या होता है कि ज़्यादातर बॉडीज के लिए बताया गया, गैसों के लिए, कि टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता चला जाएगा, लो टेम्परेचर होता चला जाएगा, वैसे वैसे लिक्विड से वो किस में हो जाएगी, सॉलिड में
कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हीलियम जैसी गैस जो है -273 के पास भी जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है, सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से उसका वेरिएशन भी देख रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिक हीट जो है थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हर जगह फॉलो कर रही थी, लेकिन जब लो टेम्परेचर के लिए बात की गई तो इस जगह पर ये कंप्लीटली फेल हो गई और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बाद में ड्यूला-पेटिट नियम आया और आइंस्टीन की थ्योरी आई, उसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल एटॉमिक शुड बी कंटिन्यूअस। जो हाइड्रोजन जिस समय मॉडल सामने आया तो जो स्पेक्ट्रम था वो कहा गया कि कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे ये एक लाइन है, ऐसा स्पेक्ट्रा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्व किया गया उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कैसा था? डिस्क्रीट था। तो डिस्क्रीट का मतलब इस तरीके से, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाई क्लासिकल मैकेनिक्स, है। इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स could not explain the emission of alpha particle from nucleus despite of the fact that it has not sufficient energy। अब रीजन क्या है इसका? अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस की एनर्जी जो है, मतलब न्यूक्लियस ये जैसे मान लीजिए एटम है, इसका ये न्यूक्लियस, इसमें अल्फा पार्टिकल एमिशन होगा, तो इसको निकलने के लिए 20 MeV एनर्जी की जरूरत होगी। कितनी? 20 MeV की एनर्जी की जरूरत होगी। अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के निकलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है? 20 MeV। जबकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा की न्यूक्लियस की एनर्जी थी 8 MeV। तो इसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स से अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एमिशन नहीं होगा। क्लियर है? अब ये तो 5 पॉइंट बताए। 6 पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन रेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड कंपेयर ऑफ नॉन कंडक्टर्स, यानी इंसुलेटर। अगर हम कंडक्टिंग और इंसुलेटर का अगर कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर के कंपेयर में क्या है? बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी इनके मेटल के जो एटम्स हैं या मेटल जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलके बने, और जो इंसुलेटर है वो भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बने। लेकिन इनके बीच अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इस डिफरेंस का भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। और ये अगर हम कॉपर की बात करें और क्वार्टज की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी 1000 के बीच का डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में, कंडक्टिविटी और इंसुलेटर के बीच में। क्लास मेनली अब हम बात करते हैं जो मेन पॉइंट पे है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है कंप्लीटली फेल हुई, और यहीं से जो है हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स का ओरिजिन मिला हमको। कैसे? देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन, नहीं कर सकी किसका? ब्लैक बॉडी का रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ मिल रहे थे, ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना चाहिए था। बीन ने जो एक्सपेरिमेंटल किया और ग्राफ प्लॉट किया तो उनका शॉर्टर वेवलेंथ के लिए था। रेले जीन ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो देखिए रेले जीन का ये जा रहा था और बीन का ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, और रेले जीन के लिए लॉन्गर वेवलेंथ के लिए था एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये पूरे कर्व का एक्सपेरिमेंटल, चूंकि ये डेटा था, एक्सपेरिमेंटल जब चेक किया गया जो कर्व आ रहा इसको जो है ये फॉलो नहीं कर रहा था, यानी ऑवे ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए जो है यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। इसके बाद आइंस्टीन ने
1905 में, यानी इन ईयर 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी, जो सॉरी यार गलत हो गया, लेनार्ड और हॉल वाच ने जो एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसका एक्सप्लेनेशन भी ये लोग नहीं कर पाए। इसका आइंस्टीन ने बाद में एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है ना। इसके बाद रमन इफेक्ट आया, इसका भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में भी ये कंप्लीटली कुछ भी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रीजन ये था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सभी वेव नेचर पर एक्सप्लेन कर रहे थे, यानी ये बता रहे थे कि वेव नेचर है, और वेव नेचर के बेस पर जो रेडिएशन है उसके बारे में ये एक्सप्लेन दे रहे थे। जब 1900 ईयर में प्लांक की थ्योरी आई, और वहां पर ये उन्होंने प्लांक ने बताया सबसे पहले कि जो एनर्जी रेडिएशन है वो बंडल और पैकेट के फॉर्म में होता है। एनर्जी जो है बंडल और पैकेट के फॉर्म में होता है, जबकि अभी तक यही माना जाता था कि जो रेडिएशन हो रहा है वो वेव फॉर्म में हो रहा है, यानी वेव नेचर में हो रहा है। लेकिन जब इन्होंने प्लांक ने थ्योरी दी, अकॉर्डिंग टू प्लांक रेडिएशन इज कैसा है, बंडल या पैकेट नेचर शो कर रहा है एक तरीके से, और उसकी एनर्जी कितनी थी, h या इसका मल्टीपल। तो डिस्क्रिट ऑर्डर में उन्होंने जब सबसे पहले दिया, कंटिन्यूअस से जो है इन्होंने कंटिन्यूअस से इस स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, जबकि प्लांक ने इसको जो है कि जो सबसे पहले अपना लॉ दिया वो डिस्क्रिट ऑर्डर में दिया, और यहाँ से एनर्जी या बंडल पैकेट जो निकल कर आए वो एनर्जी बंडल पैकेट थे एनर्जी h न्यू के इक्वल। तो इस तरीके से इसमें जो है 7 लॉ आप लिख लीजिएगा, सफिशिएंट है। केवल आपको ये बताना है कि क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेल हुई है, बस इतना ही इसमें है।